आपके सामने मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का दूसरा खत है और वो खत है हर गोपाल तफ्ता के नाम। इस तरह से आइए हम इनके बारे में, जो हर तफ्ता गोपाल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर देखिए कि मुंशी हर गोपाल तफ्ता, यहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है वो कौन है, कब पैदा हुए। तो ये लाइन याद रखिए, मुंशी हर गोपाल तफ्ता वल्द मोतीलाल 1799 ईस्वी में सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर में पैदा हुए। गोया कि इसका मतलब है कि आप जिला बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। फारसी का शौक शुरू से था, यानी आपको फारसी का शौक था। वो वकालत के अलावा कई मुलाजमतों से मुताल्लिक रहे, लेकिन तबीयत कहीं नहीं लगी। वकालत के अलावा भी आपने मुलाजमतें की हैं। 2 सितंबर 1879 को सिकंदराबाद में वफात पाई। आपकी वफात 1879 ईस्वी को सिकंदराबाद जिले में ही हुई है। तफ्ता इब्तिदा में रामी तखल्लुस करते थे। ये याद रखिएगा कि तफ्ता इब्तिदा में कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया था, रामी। जब गालिब की शागिर्दी इख्तियार की तो मिर्जा तफ्ता हो गए, यानी आपका गोया के तखल्लुस चेंज हो गया, आप तफ्ता तखल्लुस करने लगे। गोया कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि मिर्जा हरगोपाल ने अपना पहला तखल्लुस क्या इख्तियार किया था, किन के मशवरे से आपने तफ्ता तखल्लुस इख्तियार किया, इस तरह के सवाल, तो कह रहे कि वो उसके बेहतरीन शागिर्दों में, पसंदीदा शायरों में थे। उनकी शायरी का बेशतर हिस्सा फारसी जुबान में है। उनके 4 दीवान यादगार हैं। मुंशी हरगोपाल तफ्ता के 4 दीवान हैं और इसके अलावा एक तवील मसनवी सुम्बुलिस्तान के नाम से 222 अशार का एक मरसिया भी मिलता है। आपने एक मरसिया भी लिखा है, 222 अशार पर मुश्तमिल है और एक मसनवी है सुम्बुलिस्तान के नाम से, जो तफ्ता ने अपने बेटे पितम्बरम सिंह की वफात पर लिखा था। मरसिया किन की वफात पर लिखा था, और अपने बेटे पितम्बरम सिंह के वफात पर, जो 222 अशार पर मुश्तमिल है। आपने मुंशी हरगोपाल तफ्ता को जाना। यहाँ पर सब आपने शेर से शुरू किया है। लिखा है, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होता है। बंदा परवर, पहले तुमको ये लिखा जाता है कि मेरे दोस्त कदीम मीर मुकर्रम हुसैन साहब की खिदमत में मेरा सलाम कहना, और यह कहना कि अब तक जीता हूँ और इससे ज्यादा मेरा हाल मुझको भी नहीं मालूम। मिर्जा हातिम अली बैग साहब महर की खिदमत में मेरा सलाम कहना, और ये मेरा शेर मेरी जुबान से पढ़ना। कौन सा शेर? वो शेर, शर्त ईमा बवत वर्जिश ईमा बिलगैब, ए तू गायब ज़नज़र मोहरे तू ईमान मनस्त। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गैब पर ईमान रखना ईमान की शर्त है। उसके बाद है कि ए मेरी नजरों से ओझल रहने वाले, तेरी मोहब्बत मेरा ईमान है। अब देखिए यहाँ पर कि तुम्हारे पहले खत का जवाब भेज चुका था कि उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद दूसरा खत पहुंचा। सुनो साहब, जिस शख्स को, ये अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पहले से ही आपको अंडरलाइन कर देते हैं। जिस शख्स को जिस शुगल का ज़ौक़ हो और वो उसमें बेतकल्लुफ उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। आपसे अगर पूछा जाए ऐश किसको कहते हैं, तो ऐश इसी को कहते हैं जिसको जिस फ़ेल से, जिस काम से दिलचस्पी हो जाती है, जिसकी रुचि जिसमें बढ़ जाती है और उसमें वो बेतकल्लुफ उम्र भर यानी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दे, तो वही उसी का नाम ऐश है। तुम्हारी तवज्जुह मुफरित बतरफ शेर सुखन के तुम्हारी शराफत नफ्स और हुस्न तबा की दलील है। और भाई ये तुम्हारी जो सुखन गुस्तरी है यानी शेर व शायरी है, उसकी शोहरत में मेरी भी तो नाम आवरी है, यानी मेरा भी तो नाम गोया कि होगा। अगर तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारी शोहरत होगी, तो मेरा हाल इस फन में अब यह है कि शेर कहने की रविश यानी तरीका ढंग अगले कहे हुए अशार सब भूल गया, मगर हाँ अपने हिंदी कलाम में 1.5 शेर यानी 1 मक्ता और 1 मिसरा याद रह गया। सो गाह गाह जब दिल उठने लगता है, तब 10-5 बार ये मक्ता जुबान पर आ जाता है। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आता हूँ तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूँ। ये पूछा जाता है जब आप सख्त घबराहट में होते थे तो कौन सा मिसरा पढ़ते थे? ए मर्गे नागहां तुझे क्या इंतजार है।
ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ। जो दुख मुझको है इसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। अंग्रेज कौम में से जो उन रूस सियाह कालों के हाथ से कत्ल हुए, यानी ये गद्र के वाकयात यहाँ पर लिखे गए हैं। और उनके खत में जो मिर्ज़ा गालिब ने उनके लिए लिखा है, उनके नाम खत में, तो वो जिस तरह की बातें थी आपने उसको पढ़ा भी, तो देखिए इस खत में गालिब की मायूसी झलकती है। अपनी किस्म पुरसी, बेबसी और लाचारी पर वो मातम कोना है, उस पर का इजहार कर रहे हैं। इस एहसास को वो मुख्तलिफ अंदाज, स्टाइल और उसलूब में कागज़ पर उतारते हैं, उसको लिख दिया है गोया। गद्र के हंगामे के दौरान गालिब ने ये मकतूब रवाना किया है। गोया कि जब गद्र का हंगामा चल रहा था उसी दौरान आपने मुंशी हरगोपाल तफ्ता को ये खत भेजा था, इसलिए खत के आखिरी हिस्से में तबाही और बर्बादी के वाकयात अपने आप शामिल मतन हो गए। अपने आप आपने देखा कि आखिरी 2 दहाइयों में खत लिखा है, तो उसमें गद्र का जमाना था और उसके हालात अपने आप शामिल हो गए। नहीं भी लिखना चाह रहे तब भी लिखा चला गया। गालिब अपने नागुफ्ताबे हालात के बयान में तंजिया रुख अपनाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, पूछता है कि नागुफ्ताबे हालात के बयान में कैसा रुख अपनाते हैं, यानी कैसा स्टाइल इख्तियार करते हैं, तो आपका लहजा अपने आप तंजिया हो जाता है। तंजिया लहजा, तंजिया रुख किस वक्त आप अपनाते हैं? अपने उन हालात पर जिसको बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है, यानी दर्दनाक किस्म पुरसी वाले हालात, बेबसी और लाचारी के हालात जब भी लिखते हैं तो तंजिया अंदाज हो आप इख्तियार कर लेते हैं। मिर्ज़ा तफ्ता से उनकी शख्सियत और शायरी की तारीफ करने के बाद अपने दिगरगू हालात की तरफ इशारा किए बगैर वो रह नहीं पाते। गालिब के तंजिया अंदाज का ये उरूज है कि उन्होंने बताया कि वो अपने तमाम अशार भूल चुके हैं, बस 1.5 अशार याद रह गए हैं। गालिब जब एक मिसरा और एक शेर जो उनके कौल के मुताबिक उन्हें याद है पेश करते हैं तो मालूम होता है वो गम अंगेज अशार हैं। जिंदगी की बेचारगी और मौत के इंतजार से इबारत है वो अशार। इससे वाज़ेह होता है कि गालिब ने अपने हालात से तंग आकर ये बात लिखी, वरना उन्हें तो वाकई हजारों अशार याद होंगे। ये सब समझ सकता है, इतने बड़े शायर ऐसे भूल कैसे गए होंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया है, बेकली को बयान किया है। तो अब देखिए कि गालिब के तंजिया उसलूब का नमूना, क्योंकि आपने कहा कि आप तंजिया उसलूब रुख इख्तियार कर लेते हैं, तो तंजिया उसलूब का नमूना उनकी शायरी में भी मिलता है। जो उनकी शायरी है वो शेर गोई को वजह इफ्तिखार नहीं समझते। कहते हैं कि 100 पुश्त से है पेश आबा सिपहगिरी, कुछ शायरी जरी इज्जत नहीं मुझे। यहाँ पर भी देखिए कि तंजिया अंदाज है। यहाँ भी ये बात हरगिज नहीं कि वो शायरी को दूसरे दर्जे की शय समझते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, बल्कि असल तंज है। इसमें असल क्या है? तंज है, क्योंकि बेहतरीन शायरी के बावजूद उन्हें जमाने ने वो इज्जत नहीं दी जिसके वो हकदार थे, इसलिए वो बार बार इजहार बेइत्मीनानी करते हैं। इस खत में भी इब्तदाई हिस्से में यही रवैया है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर है कि ये खत अय्याम गदर के बीच लिखा गया है, जैसा कि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, इसलिए इसमें उस अहद के चंद हकीकी किरदार मुंदरिज हो गए हैं, उस वक्त के वाकयात जो है लिखे चले गए हैं। गदर के दौरान अंग्रेज भी लड़ाई में मारे जा रहे थे, गालिब उनके लिए भी मातम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ दूसरे हजारों की मौत का भी उन्हें गम है। उन सब का जिक्र करते हुए इख्तितामी कलीमे के तौर पर वो जुमला रकम करते हैं जो न सिर्फ गदर का आईना है बल्कि गालिब के हालात का भी मुकम्मल आईना बन गया। हाय इतने यार मरे कि जो अब मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला भी न होगा। गालिब का ये मुशाहदा खून के आंसू रुलाता है। तो आइए देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन से जो आम तौर पे आपको पूछे जाएंगे तो वो आप जहन नशी कर लीजिए। गालिब ने उर्दू खतूत नवेसी क्या 1857 के बाद शुरू की? खरीद 2 दहाई में आपने शुरू किया है तो नहीं, यानी आप देखिए गदर से पहले ही शुरू किया। 1857 गदर में पेश आया है। गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो दिल्ली में आप पैदा हुए हैं। इसी तरह से अगला सवाल है कि गदर किस तारीख को और किस शहर में शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली में शुरू हुआ। गालिब का जब दिल घबराता था तब वो अपना कौन सा मक्ता बार बार पढ़ते थे? कौन सा पढ़ते थे? इससे पहले भी हम बताए कि ए मर्ग नागहां तुझे क्या इंतजार है।
उसके बाद है कि मुंशी हरगोपाल तफ्ता कब और कहाँ पैदा हुए, तो आप 1799 ईस्वी को सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर में पैदा हुए हैं। इस तरह से आप ये याद रखिएगा। तो मुंशी हरगोपाल कौन है, आपके दिलपसंद शागिर्द हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।